हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। वे आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स टुडे। वाटर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो टुडे विल कंटिन्यू विद न्यूक्लिक एसिड्स। सो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? सो दे आर द मॉलिक्यूल्स जो कि जिनकी इंपॉर्टेंस किस लिए है, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज द हेरिडिटरी मटीरियल। न्यूक्लिक एसिड्स सारे मिल करके हेरिडिटरी मटीरियल डीएनए या फिर आरएनए को बनाते हैं। और ये जो डीएनए और आरएनए है, इसमें पूरा का पूरा जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिकली जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कोडेड रहता है। और जब मदर सेल से जब एक मदर सेल डिवाइड होता है, सपोज इसका ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट है, जब ये मदर सेल डिवाइड होकर के और दो डॉटर सेल्स बनाएगा, इन डॉटर सेल्स के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट डीएनए का कॉपी जो है पास ऑन होता है दोनों डॉटर सेल्स को। सो बेसिकली ये जो मदर सेल है इसके डीएनए का क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा, और जिस प्रोसेस को कहा जाता है एक्चुअली रेप्लिकेशन। ठीक है। सो जब भी सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन से पहले जो भी डीएनए या फिर आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है किसी भी पर्टिकुलर सेल का, सो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस में यूज होता है, ठीक है, जैसे कि HIV, कोरोना वायरस। बाकी मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए ही यूज होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या हैं ये हम आगे समझेंगे इस चैप्टर में। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज जो भी डीएनए का कोडिंग है, जो भी न्यूक्लिक एसिड्स का सीक्वेंस है उस डीएनए के ऊपर, सो डीएनए बेसिकली क्या है? इन न्यूक्लिक एसिड्स का एक कंप्लीट सीक्वेंस है, मतलब चेन बनी हुई है न्यूक्लिक एसिड्स की, जिससे कि पूरा का पूरा डीएनए बनता है। और डीएनए के बेसिकली दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। सो बेसिकली दो स्ट्रैंड्स होंगे इस तरह से, और ये आपस में इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग रहेगी। कौन सी बाइंडिंग रहेगी? कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि इन दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में बांध के रखते हैं। ठीक है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। सो जो डीएनए है वो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है। और जब मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे तो एज सच वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मदर सेल के पास प्रेजेंट है उसकी एक्यूरेट कॉपीज दोनों डॉटर सेल्स के पास एक एक जो कॉपी है वो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है डुप्लीकेशन का, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जहाँ पे डीएनए अपने आप को डबल करता है जस्ट बिफोर सेल डिविजन। ठीक है। सो पहले रेप्लिकेशन होगा सेल में और उसके बाद में सेल डिविजन होता है। सो रिमेंबर दिस। सो नाउ लेट्स सी हियर, all of the information encoded on a computer is ultimately based on binary code. So जैसे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन बाइनरी कोड के अंदर बेसिकली स्टोर्ड रहती है, ठीक है, उसी तरह से बेसिकली डीएनए के अंदर जो डीएनए भी रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी कोड। सो हर एक डिजिट में चार वैल्यूज हैं दो की जगह, जैसे यहाँ पे 0 और 1 दो वैल्यूज हैं, सो यहाँ पे चार वैल्यूज होंगी। ठीक है, जो कि चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको हम यहाँ पे सीक्वेंस की तरह मान रहे हैं। अब उनका क्या सीक्वेंस है, कौन से के बाद क्या आ रहा है? सो चार बेसिकली कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। सो एडेनिन और थाइमीन के बीच में एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रहते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जीसी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। और इसी के बेसिस पे पूरे डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग रहता है दोनों स्ट्रैंड्स का। सो सपोज एक स्ट्रैंड पे, इधर वाले स्ट्रैंड पे यहाँ पे एडेनिन है तो ऑपोजिट वाले में डेफिनेटली थाइमीन ही होगा, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो ये वाला होगा, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था। सो यहाँ पे मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो अगर इस पे एडेनिन है तो इस पे थाइमीन होगा, अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा। ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यहाँ पे एक दूसरे के प्रेजेंट है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स। So now, how does structure of DNA facilitate accurate replication? That is because of the complementary base pairing. ठीक है, एक दूसरे के साथ में एग्जैक्ट कॉपी होती है एक दूसरे की, यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो बेस पेयरिंग होती है, जिससे कि जब डीएनए डबल होगा तो एग्जैक्ट सेम टू सेम दो कॉपीज बनेंगी। ठीक है। सो ये रेप्लिकेशन का भी पूरा प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले डीएनए का एक जो स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर, उसको समझ लेते हैं। So DNA as the genetic material of all living organisms. So basically genetic material का मतलब क्या हो गया? जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करे,
जब भी ये कॉपी होगा और एक सेल से दूसरे सेल में पास ऑन होगा तो वो एग्जैक्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करेगा, मतलब आगे लेके जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। इसी वजह से इसको हम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, नाउ द फुल नेम ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों है अभी समझेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इसकी बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या है उसके पहले एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले सबसे पहले डिस्कवर हुए थे सेल न्यूक्लियस के अंदर। सो हेंस द नेम, दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स विच लिंक टू फॉर्म अ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो इस तरह का जो चेन होता है उसको हम पॉलीमर कहेंगे। तो ये पॉलीमर जरूरी नहीं है कि न्यूक्लिक एसिड्स का ही हो, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का होगा, ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का होगा तो उस तरह का पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर का बेसिक जो मतलब है वो होता है चेन, तो वो किसी भी चीज की चेन हो सकती है। यहाँ पे हम न्यूक्लिक एसिड्स के पॉलीमर की बात कर रहे हैं, तो अगर न्यूक्लिक एसिड्स का पॉलीमर बन रहा है तो वो क्या बनाएगा, या तो डीएनए या फिर आरएनए। अब यहाँ पर सम कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट मोस्टली सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट देखा जाता है दैट इज डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। Okay, this is observation does not seem to fit that they are genes and made up of DNA in living organism। तो सभी genes DNA से बना हो ऐसा जरूरी नहीं है, RNA भी genetic material की तरह present हो सकता है। Reproduction is fundamental property of living organisms and viruses cannot reproduce themselves, instead they rely on host cell for the process। So बाकी जो cells हैं, बाकी जितनी भी तरह के और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जनरली खुद रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है, अपने आप ही वो उनके अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि रिप्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है। लेकिन वायरसेस के पास इस तरह का सिस्टम नहीं होता, उनके पास सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी जेनेटिक मटेरियल को इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर आकर के वायरस बैठेगा यूं और अपना जो जेनेटिक मटेरियल वो इसके अंदर भेज देगा। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कुछ पर्टिकुलर इसके ऊपर जीन्स होते हैं जो कि अपने प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये प्रोटीन्स जो है अल्टीमेटली इस बैक्टीरियल सेल को मजबूर कर देंगे कि वो ये जो वायरस है इसी की मल्टीपल कॉपीज बनाए। सो सारा का सारा सिस्टम आगे जो यूज होगा वो किसका होगा, बैक्टीरियल सेल का। वायरस का अपना सिस्टम कुछ होगा नहीं, इसके आगे काम नहीं होगा इसका। इसने बस अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भेजा है और ये जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह का कमाल दिखाएगा दैट अल्टीमेटली इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे वायरसेस बनके प्रोड्यूस होंगे, और ये जो सेल है जो कि होस्ट सेल है अल्टीमेटली इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, रप्चर हो जाएगा और रप्चर होके बहुत सारे वायरसेस बाहर निकलेंगे। तो ये खुद अपना सिस्टम मल्टीप्लिकेशन के लिए काम नहीं ले रहा है, ठीक है, ये बल्कि एक होस्ट को यूटिलाइज कर रहा है फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन। सो ये बात हो गई वायरसेस की, और इन वायरसेस में कुछ में तो डीएनए ही होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ के अंदर आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और इसकी कॉपीज इस तरह से बन जाती है। नाउ कमिंग टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। सो बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, पॉलीमर बना रहा है, तो ये एक जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है इसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस चीज से बना होता है। सो इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक तो होता है शुगर, और जो कि क्या होता है, राइबोज जनरली। सो राइबोज शुगर यहाँ पे होगा। इसके बाद में एक फॉस्फेट ग्रुप होगा जो कि एसिडिक है, नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है उसका, दैट इज बेसिकली द फॉस्फेट ग्रुप। सो दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज द शुगर बेस, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे देखिए, अब समझने वाली बात जो है डीएनए और आरएनए में क्या बेसिक डिफरेंस है वो यहीं पे हम समझ लेंगे। सो ये शुगर है, इस शुगर में ही कुछ डिफरेंस होता है जिसकी वजह से आरएनए और डीएनए में डिफरेंस होता है। थर्ड पार्ट है बेस। सो बेस बेसिकली क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप वाला कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, आइदर 1 और 2 रिंग्स ऑफ एटम्स इन इट्स स्ट्रक्चर। सो जो बेसिस हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। सो दोनों तरह के जो बेसिस हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ओके, सो हियर ये सारी तीनों की तीनों चीजें मिल करके जो है क्या बनाती हैं, सो ऑल दीज 3 components combine to form a nucleotide। सो नाउ जस्ट अ मिनट,
So here these three components they combinedly form this न्यूक्लियोटाइड। अब जो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे वो सिर्फ इस शुगर बेस में होगा। सो अभी हमने नाम पढ़ा था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, समझ लेते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे डीऑक्सी लिखा हुआ है, सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोज शुगर ही है यहाँ पे भी, लेकिन ये वाला जो पूरा शुगर है ये तो है राइबोज शुगर, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है ये किसका न्यूक्लियोटाइड है, एक आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिंपल, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर, सो दिस इज बेसिकली अ राइबोज शुगर, ठीक है, ये क्या है, एक राइबोज शुगर है। और इस राइबोज शुगर में ये देखिए कितने टोटल इसके अंदर कार्बन रिंग्स प्रेजेंट हैं, एक कार्बन रिंग प्रेजेंट है। और इसके अंदर ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है इस रिंग के अंदर। अब यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 और 3 है, दोनों के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज बेसिकली अ राइबो शुगर। सो राइबो न्यूक्लिक एसिड में एज सच शुगर प्रेजेंट होता है, लेकिन डीऑक्सी, डी मतलब रिमूवल ऑफ वन ऑक्सी ग्रुप, तो यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन का ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। सो राइबो न्यूक्लिक और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में यही बेसिक डिफरेंस है। राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो राइबो शुगर होगा उसके कार्बन नंबर 3 और 4 दोनों के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जबकि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर OH नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ H होगा, और कार्बन नंबर 3 जो है उसके ऊपर OH प्रेजेंट होगा। सो दिस इज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 के ऊपर दोनों DNA और RNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो कार्बन नंबर 2 पे होता है। सो अगर हम बात करें राइबो न्यूक्लिक एसिड की, तो वहां पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर यहाँ पे OH की वजह सिर्फ H अटैच्ड होगा। सो एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन ये वाला क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड्स। सो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या डिफरेंस है, आई होप समझ में आ चुका है, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 कॉम्पोनेंट है, वन इज बेस, जो कि जो DNA और RNA में थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको भी अभी हम समझेंगे। शुगर में क्या डिफरेंस होता है हम देख चुके हैं, फॉस्फेट ग्रुप सबके अंदर सेम होता है राइबोज या डीऑक्सी राइबोज पे। सो अब जब हम ATP पढ़ते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ATP GTP जहां भी काम आता है, सो वहां पे जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके 3 फॉस्फेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, मोनोफॉस्फेट है, मतलब सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। और अगर ATP होगा तो उसके ऊपर किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। सो अगर मैं कह रही हूँ कि ATP, अगर एनर्जी के लिए हम बात करेंगे तो जगह जगह ATP काम आएगा, तो ATP के अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा। सो बेसिकली दिस इज द राइबोज, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है और यहाँ पर इस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा। सो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया और ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल बी। और इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस इस तरह से होंगे। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ATP। ये क्या है, यहाँ पे राइबोज है। सो अब यहाँ पे बेसिकली OH, अगर ये डीऑक्सी राइबो होगा तो ये OH और H होगा यहाँ पे, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज सच हमने अभी देख लिया। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब देखो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें समझने की बात क्या है, जो नाइट्रोजन बेस है वो एग्जैक्टली कौन से वाले कार्बन पे अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन पे। इस राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होंगे, ATCG, ओके। और ये वाला जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। और ये जो पर्टिकुलर शुगर है ये ही DNA का बैकबोन बनाता है,
ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर हियर। सो सबसे पहली बात तो पिरिमिडीन और प्यूरिन्स दो तरह के जो है नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? सो फर्स्ट आर प्यूरिन्स एंड सेकेंड टाइप इज पिरिमिडीन्स। ओके, यहाँ भी आई होप आपके दिया होगा बुक में structures. Yes, here we can see. ठीक है, so here we can see the structures of purines or pyrimidines. So जो purines हैं वो कौन कौन से होंगे? So purines are basically out of all adenine and guanine. कौन कौन से होंगे purines? Adenine and next is guanine. Okay, and adenine and guanine they both are same for RNA and DNA. इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। पिरिमिडीन्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, और तीन तरह के कौन कौन से पिरिमिडीन्स हैं? सो फर्स्ट इज साइटोसिन, सेकेंड वन इज यूरेसिल एंड थर्ड वन इज थाइमीन। ठीक है, थाइमीन। सो तीन तरह के यहाँ पे पिरिमिडीन्स प्रेजेंट है। अब जो पिरिमिडीन्स हैं वो सिंगल साइक्लिक रिंग से बने होते हैं, मतलब एक ही साइक्लिक रिंग इनमें होगी, जबकि प्यूरिन्स के अंदर जो है डबल साइक्लिक रिंग इनका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर इनका होता है। सो प्यूरिन्स में डबल साइक्लिक रिंग होती है, पिरिमिडीन्स में एक ही साइक्लिक रिंग होती है। प्यूरिन्स डीएनए और आरएनए में कॉमन है, ठीक है, सेम ही प्यूरिन्स होंगे, जबकि पिरिमिडीन्स जो है साइटोसिन तो है वो कॉमन रहता है दोनों में। सो दिस इज कॉमन इन आरएनए एंड डीएनए। बल्कि यूरेसिल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन आरएनए। और अगर डीएनए में देखें तो यूरेसिल की जगह क्या प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन डीएनए। ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है थाइमीन। यूरेसिल किस में प्रेजेंट होगा? आरएनए में। सो अब इनमें बॉन्डिंग किन किन के बीच में होती है? सो जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा इन डीएनए, ठीक है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर एडेनिन है और अगर ये एक आरएनए है तो इन आरएनए जो एडेनिन है वो हमेशा यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और जीसी जो है वो डीएनए कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, दोनों में जीसी ही बॉन्ड बनाएंगे आपस में, ठीक है। सो यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन ये क्या है? कॉमन इन आरएनए एंड डीएनए। और ये जो बॉन्ड है जीसी का, दिस इज कॉमन इन डीएनए आरएनए। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड कौन सा है? इन दोनों के बीच में, न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्ड हियर। ओके, सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। जीसी के बीच भी जो बॉन्ड बन रहे हैं, दे आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ अच्छी तरह से कि नाइट्रोजन बेसिस जो तीन पार्ट थे यहाँ पे हमने समझा। राइबोज में क्या क्या डिफरेंसेस थे वो हमने समझ लिए, ठीक है। राइबोज बेसिकली अगर डीऑक्सी राइबोज है तो डीएनए में प्रेजेंट होगा, और अगर ऑक्सी राइबोज है, यहाँ पे OH है, तो वो डीएनए में नहीं आरएनए में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सेम ही होगा दोनों में। नाइट्रोजन बेसिस अभी हमने समझ लिए दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। और डीएनए और आरएनए में जो बेसिक डिफरेंस है इन नाइट्रोजन बेसिस में, वो किस में होता है? बॉन्डिंग के अंदर। अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो AT का बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, बीच में कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर आरएनए की बात करें तो AU में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ आ चुका है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो चेन बनती है वो किस तरह से बनती है। सो अभी हमने समझ लिया कि फॉस्फेट ग्रुप कौन से वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। ये कौन सा वाला कार्बन है? इस शुगर का 5th कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। ये जो कि है, ये है कौन सा वाला? कार्बन नंबर 2, और ये है कार्बन नंबर 3। अब मुझे बच्चे ही बताएंगे सेकेंड कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट है
तो क्या है ये, आरएनए है या फिर डीएनए, जल्दी से बताएंगे। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू इट फॉरवर्ड। थर्ड जो कार्बन होता है वो इस शुगर का जो थर्ड कार्बन है वो नेक्स्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके फिफ्थ कार्बन के ऊपर, इसके फिफ्थ कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। इस फिफ्थ वाले कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ में ये जो पर्टिकुलर इसका OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर एक ये बॉन्ड बन रहा है। सो दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू न्यूक्लिक एसिड्स, जो दो ऊपर नीचे अलग अलग न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं इसको। सपोज दिस इज, ये एक शुगर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर अभी क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप। इसका ये वाला जो पर्टिकुलर है इसके ऊपर CH2OH और यहाँ पे अटैच्ड है क्या, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, एंड यहाँ पर इसका प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेस जो कि है कार्बन नंबर 1 पे। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 और दिस इज कार्बन नंबर 3 हियर। अब इसके जस्ट ऊपर एक और इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला जो शुगर है उसको रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी CH2OH और फॉस्फेट ग्रुप है इसके ऊपर, और इसका भी जो OH है वो यहाँ पर है। इसके अंदर भी नाइट्रोजन बेस इस जगह पर अटैच्ड है। सो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, इसका जो ये फिफ्थ कार्बन है जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और इसका ये जो थर्ड कार्बन है जिसपे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इस फॉस्फेट और इस OH ग्रुप के बीच में बेसिकली क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। ओके, ये जो बॉन्ड बनेगा, यही बॉन्ड पूरे के पूरे जो पॉलीमर हमने समझा था न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर बना रहता है, वो पॉलीमर फॉर्मेशन इसकी वजह से होगा। सो लेट्स सी हियर किस तरह से बनेगा। सो दिस इज द अबव राइबोज शुगर और इसका ये बेसिकली OH ग्रुप था, तो OH का O यहाँ पे रह गया है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये वाला P, ये वाला जो फॉस्फेट है ये आ गया, और इस फॉस्फेट पे अटैच्ड है CH2OH। ऑलराइट, और इसके साथ में अभी अटैच्ड है ये वाला नेक्स्ट वाला जो शुगर बेस है वो। अब इसका OH अभी यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे इसका नाइट्रोजन बेस है। ओके, सो दिस इज वन सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड की यहाँ हम बात कर रहे हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हुई है, ऑपोजिट वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से, ये एक ही स्ट्रैंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसका जो CH2OH मतलब ये कौन सा कार्बन होता है, फिफ्थ वाला, इसके ऊपर अभी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है। सो अब ये वाला जो न्यूक्लिक एसिड है ये इस वाले न्यूक्लिक एसिड से क्या हो गया है, कंबाइन हो गया है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया है, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज डू रिमेंबर इट कि दो न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किस में बनता है, इसीलिए हम इसको शुगर बेस कहते हैं। तो शुगर जो है वो बेसिकली डीएनए का बैकबोन बनाती है। डीएनए का बैकबोन कौन बना रहा है, डीएनए का बैकबोन बना रहे हैं शुगर्स, शुगर बेसिस, ठीक है। जो शुगर्स हैं और जो शुगर ग्रुप्स हैं वो आपस में इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के, अब जो नेक्स्ट वाला पर्टिकुलर इस तरह से नेक्स्ट वाला जो राइबोज शुगर होगा उसके अंदर भी CH2OH इसका फॉस्फेट ग्रुप होगा, उस फॉस्फेट के साथ में ये वाला जो ऑक्सीजन है एक और बॉन्ड बना लेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अनदर द नेक्स्ट वन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से आगे अब इसका OH होगा वो आगे वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा। सो यहाँ पे किस किस के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है, ऊपर वाला जो पर्टिकुलर शुगर है उसका कार्बन नंबर 3 जिसपे हाइड्रोक्सी ग्रुप था, नीचे वाले शुगर के फिफ्थ कार्बन पे जिसपे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है। और इस तरह से पूरा का पूरा जो बैकबोन है इस डीएनए का वो बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या है, बेसिकली RNA का स्ट्रैंड बन रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ H होता, अगर यहाँ पे OH की जगह सिर्फ H होता तो वो डीएनए का पूरा बैकबोन बन रहा होता। So I hope it is clear now. Sugar phosphate bonding and sugar phosphate backbone of DNA and RNA. To link nucleotides together into a chain or polymer, covalent bonds are formed between
फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड पेंटोज शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो इस वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, इसके साथ में ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है उसका 3rd कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। Whenever nucleic acids are produced by living organism, the nucleotides are always added to the growing polypeptide in the same way. The phosphate of nucleotide being added is linked by a covalent bond to the pentose sugar of the previous nucleotide, linking together nucleotides and creates a series of alternating sugar phosphate groups. तो ये sugar है, फिर phosphate, फिर sugar, फिर phosphate. तो इस तरह से एक alternating chain जैसा बन जाएगा and this chain forms a strong sugar phosphate backbone. तो इसी को हम क्या कहते हैं, sugar phosphate backbone in DNA and RNA molecules that helps to convert the sequence of bases. तो इसी से sequence जो है bases का वो यहाँ पे डिसाइड होगा। अब डिसाइड कैसे होगा, इस बेस पे एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट है, ATGC में से 4 ऑप्शन है यहाँ पे, राइट। सो अगर ये पर्टिकुलर वो है RNA है तो यहाँ पे बेसिकली जो A के साथ में T नहीं, यहाँ पे AU आ जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे DNA की बात करते हैं हम, अगर यहाँ पे सिर्फ H प्रेजेंट होता तो उस कंडीशन में ATGC। इन चारों में से कोई सा एक बेस यहाँ पे आएगा, ऊपर वाले में अलग आएगा। और ये जो बेसेस हैं इनसे हम, ये तो पूरा सेम है, बैकबोन इज एब्सोल्युटली सेम यहाँ तक। अब इसमें इस न्यूक्लियोटाइड में और इस न्यूक्लियोटाइड में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस होगा दैट इज बेसिकली ऑफ द बेसिस, कि यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड पे बेस कौन सा अटैच्ड है, इन चारों में से कौन सा वाला बेस यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सा वाला इन चारों में से एक बेस है। हर एक न्यूक्लियोटाइड के साथ एक ही बेस अटैच्ड होगा। अब इन बेसिस का जो सीक्वेंस है उसी को हम डीएनए का सीक्वेंस बेसिकली या आरएनए का सीक्वेंस बेसिकली कहेंगे। Bases in each nucleic acid that form the basis of a code. There are 4 different bases in DNA and RNA. The bases are same but the 4th one differs. So बाकी 3 सेम है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें से सिर्फ 4th वाला डिफरेंट होता है जो कि थाइमीन या फिर यूरेसिल DNA और RNA में अकॉर्डिंगली प्रेजेंट होगा। ऑल ऑफ द बेसेस कंटेन नाइट्रोजन, सभी बेसेस के अंदर नाइट्रोजन है और इसीलिए इनको नाइट्रोजन बेसेस कहा जाता है। Each nucleotide contains one base, so there are 4 types of nucleotide in DNA and in RNA. Any 2 nucleotides can be linked to each other because the phosphate and sugar used to make the bond are the same. Okay, so any base sequence is therefore possible along the DNA and RNA molecules, and number of possible sequences is almost infinite. The sequence of bases is how information is stored. information जो है वो DNA का sequence जो है वो इन bases की वजह से ही होगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया था, DNA के जो bases हैं एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। यहाँ पे जो आरएनए के बेसिस हैं वो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल प्रेजेंट है। सो हियर वी कैन सी जो एडेनिन और गुआनिन है, एडेनिन एंड गुआनिन, दीज टू आर बेसिकली द प्यूरिन्स, ठीक है। ये क्या है, रिमेंबर दैट ये दोनों है प्यूरिन्स। और प्यूरिन्स कैसे होते हैं, डबल साइक्लिक होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर इनका होगा और आगे कहीं दे भी रखा होगा, अभी हम देखेंगे। और साइटोसिन और थाइमिन या फिर यूरेसिल, ये क्या है, दीज आर द पिरिमिडीन्स, दीज आर द पिरिमिडीन्स। और इनका बेसिकली सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। लेट्स सी, कहीं ना कहीं डेफिनेटली दिया होगा। सो हियर वी कैन सी इट, ओके। सो these are the double cyclic ones, so they are the purines, okay। so purines कौन कौन से हो गए, adenine and guanine, so these two are the purines and they are the pyrimidines, alright। so ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, here we can see। और जो अभी अभी हमने समझा, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज द शुगर, यहाँ पे ये शुगर है। तो शुगर और फॉस्फेट का इस तरह से ऑल्टरनेट चेन है जिसमें बॉन्डिंग हो रहा है और जिसकी वजह से डीएनए का क्या बन रहा है, बैकबोन। इसीलिए डीएनए के बैकबोन हम किससे मानते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन इसको कहा जाता है। अब इसके साथ में अटैच्ड है न्यूक्लिक, जो बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस हैं वो यहाँ पे अटैच्ड है।
अब कौन सा वाला नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है वो टोटली डिसाइड करेगा इसका जो स्ट्रक्चर है वो। सपोज कोई सा भी मान लो इनको, जैसे कि ब्लू वाला अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर एडेनिन है, ये एडेनिन एडेनिन है, जो रेड वाला है वो गुआनिन है, ठीक है, ये वाला सपोज साइटोसिन है, और ये जो है पर्टिकुलर दिस इज अ थाइमिन। तो अब इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा, ऑपोजिट साइड से जो एक और स्ट्रैंड बनता हुआ आएगा, उसमें भी जैसा ये पूरा का पूरा बैकबोन है उसी तरह से इनका बैकबोन यहाँ पर होगा, और उस बैकबोन से अटैच्ड फिर यहाँ पे जो एडेनिन है उसके ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, हमेशा थाइमीन आएगा। सो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इधर से जो ऑपोजिट साइड वाला सेम इस तरह का स्ट्रक्चर इधर भी आएगा, और उसके साथ में अब जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, साइटोसिन होगा। साइटोसिन के ऑपोजिट में गुआनिन होगा, और थाइमीन के ऑपोजिट में एडेनिन होगा, गुआनिन के ऑपोजिट में साइटोसिन होगा अगेन, और एडेनिन के ऑपोजिट में थाइमीन होगा। तो इस तरह से जो ऑपोजिट वाला सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, उसके दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच में जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेसिस हैं उनके अंदर क्या बन रहा है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, कितनी तरह के बॉन्ड यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमने अभी अभी समझा था, ये जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हमने क्या नाम दिया था अभी अभी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहां मैं लिख देती हूँ, सो दिस इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, ये जो एडेनिन थाइमीन और गुआनिन साइटोसिन के बीच में बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, सो दीज आर बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सो दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। सो इतना आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए काफी सफिशिएंट होगा। ओके, सो ये जो बॉन्ड्स हैं इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड बाय बाय फॉर टुडे।